या तो फिर कुओं में पानी कम और हमारा खून ज्यादा था। ऐसे इन हालात में मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन का हिया हुआ तो लोगों ने मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन के हिया पर उंगलियां उठाई, इल्जामात लगे। अरे आज भी इल्जामात लगते हैं। आज से कई बरस पहले अहिया के वक्त भी, 64 बरस पहले भी अहिया हुआ तो इल्जाम लगा कि क्या जरूरत है मजलिस की, क्या जरूरत है मजलिस के अहिया की। लोगों ने यहां तक कहा, क्या बाप और बेटे के दिल को ठंडक नहीं पहुंची कि इतने लोगों का कत्लेआम हुआ, इतनी इस्मतें लुटी, इतनी इज्जतें लुटी, इतनी आबादियां खाक की ढेर में तब्दील हो गई, महलात लुट गए, जागीरें लुट गई, मनसब लुट गया। लेकिन इसके बाद भी ये बाप और बेटे को जुनून है कि मजलिस का हिया करें। क्या जरूरत है मजलिस की, कहा लोगों ने उस वक्त। और ये भी कहा कि मजलिस से और खून खराबा होगा और तबाही और बर्बादी होगी। लेकिन अल्लाह फख्र मिल्लत रहमा मौलवी मोहम्मद अब्दुल वाहिद ओवैसी की खबर को नूर से भर दे। अल्लाह सालार मिल्लत रहमा सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी साहब की कब्र को नूर से भर दे। अल्लाह मरहूम इस्माइल जबी साहब की कब्र को नूर से भर दे। अल्लाह उस वक्त हर शख्स जिसने साथ दिया, जो आज हमारे दरमियान में नहीं है, अल्लाह उन सब के कब्रों को नूर से भर दे। कि इन लोगों की मेहनत थी, कोशिश थी कि आज आपको, हमको ये दिन नसीब हुआ और उनकी कुर्बानियों का नतीजा कि आज आप और हम इस 64 साल की तकमील के जश्न मनाने की इस तकरीब में शिरकत कर रहे हैं। अगर वो ना होते, उनकी कुर्बानियां ना होती, तो शायद आज का ये दिन हमको देखना नसीब ना होता। अगर वो ना होते, उनकी कुर्बानियां ना होती, तो शायद ये दारुस्सलाम ना रहता। अगर वो ना होते, उनकी कुर्बानियां ना होती, तो शायद ये दारुस्सलाम का मैदान जिसमें आप हम बैठे हैं, ये मैदान बाकी ना रहता। अगर वो ना होते, उनकी कुर्बानियां ना होती, तो ये दारुस्सलाम की रौनक बरकरार न रहती। अगर वो ना होते, उनकी कुर्बानियां ना होती, तो ये इंजीनियरिंग कॉलेज की इमारत ना होती। अगर वो ना होते, उनकी कुर्बानियां ना होती, तो फिर ये फार्मेसी की बिल्डिंग ना होती। अगर वो ना होते, उनकी कुर्बानियां ना होती, तो एमबीए की ये इमारत नहीं होती। अगर वो ना होते, उनकी कुर्बानियां ना होती, तो एमसीए की इमारत ना होती। अगर वो ना होते, उनकी कुर्बानियां ना होती, तो आर्किटेक्चर कॉलेज की इमारत ना होती। अगर वो ना होते, उनकी कुर्बानियां ना होती, तो दारुस्सलाम बैंक ना होता। अगर वो ना होते, उनकी कुर्बानियां ना होती, तो ओवैसी हॉस्पिटल जैसी वसी तर इमारत व दवाखाना ना होता। अगर वो ना होते, उनकी कुर्बानियां ना होती, तो असरा हॉस्पिटल जैसा हॉस्पिटल वैसा दवाखाना ना होता। अगर वो ना होते, तो हमारे अराकीन बल्दिया ना होते। अगर वो ना होते, उनकी कुर्बानियां ना होती, तो ये सजे सजाए डाइस ना होते। अगर वो ना होते, उनकी कुर्बानियां ना होती, तो असदुद्दीन ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी जैसे रुकने पार्लियामेंट, वो रुकने असेंबली ना होते। अगर वो ना होते, उनकी कुर्बानियां ना होती, तो औरंगाबाद में एमपी ना होता। अगर वो ना होते, उनकी
कुर्बानियां ना होती तो बिहार में अराकीन असेंबली मुंतखब ना होते, अगर वो ना होते, उनकी कुर्बानियां ना होती तो महाराष्ट्र की असेंबली में हमारे अराकीन असेंबली ना होते। अरे ये सब कुछ देन है। तो फख्र मिल्लत अलैहिर्रहमा की कुर्बानियां दूरंदेशी का नतीजा। आज जो कुछ भी है ये सालारे मिल्लत की मेहनत, कोशिश व कुर्बानी का नतीजा। मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन को फिरका परस्त जमात कहते हैं लोग, मजलिस पर इल्जामात लगाते हैं। गैर तो गैर, अपनों ने भी कभी नहीं बख्शा हमको। हमने अपनों के इल्जामात को भी बर्दाश्त किया, अपनों की तोहमत को भी कबूल किया, अपनों की जो भी बातें थी, चाहे अच्छी या बुरी, हमने उसको भी सहा और आगे बढ़ते गए। अहियाए मजलिस के होने के बाद आज से 64 बरस पहले पिसलबंडे में 2 मार्च को मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन के अहिया का जलसा हुआ। 2 मार्च को अहिया हुआ, लेकिन अहिया से पहले के भी चंद वाकयात को बयान करूं ताकि नौजवान वाकिफ हों। अब्दुल वाहिद ओवैसी ने, फख्र मिल्लत ने मजलिस की क़यादत को यूं ही नहीं ली। जब मजलिस की क़यादत को लेने की ख्वाहिश का इजहार किया तो जिंदगी के हर शोबे हयात से ताल्लुक रखने वाले के दर पर दस्तक दी गई थी, जाकर इल्तिजा की गई थी। सरजमीन दक्कन के मायानाज तिब के मैदान से ताल्लुक रखने वालों के दरवाजे पर दस्तक दी गई थी और बोला गया था कि मजलिस की सदारत को ले लो। बड़े बड़े सरमायादारों के दरवाजे पर दस्तक दी गई थी और कहा गया था कि मजलिस की सदारत को कबूल कर लो। बड़े बड़े काबिल लोगों से दरखास्त की गई, उस वक्त के जागीरदारों से, मनसबदारों से, इनामदारों से, डॉक्टरों से, वकुलाओं से, सनतकारों से, हर एक से दरखास्त की गई थी कि मजलिस की सदारत को ले लो। कभी ये दरखास्त, ये फरियाद कि मजलिस की सदारत को ले लो, कभी गोलकुंडा की उस बुलंद फसील से टकराई और मायूस लौटी, तो कभी ये दरखास्त व इल्तिजा कि मजलिस की सदारत को ले लो, कभी चार मीनार के उन बुलंद मीनारों से टकराई और मायूस लौट गई, तो कभी ये दरखास्त के मजलिस की सदारत को कबूल कर लो, इन मजलूम मुसलमानों की क़यादत को कबूल कर लो, ये मुसीबत ज़दा मुसलमानों की क़यादत को कबूल कर लो। तो कभी ये दरखास्त दबिलपुरे के दरवाजे से टकरा कर मायूस लौटी, तो हर दरवाजे से टकराई और मायूस लौटी और आखिरी दर पर पहुंची तो किसके दर पर आई? मोहम्मद अब्दुल वाहिद ओवैसी एडवोकेट के पास पहुंची। और जब पहुंची तो क्या जुमले थे? मौलवी साहब हर किसी से दरखास्त की, हर किसी से इल्तिजा की, जिन्होंने मजलिस के नाम पर इख्तिदार के कुर्सियों पर बैठकर इज्जत कमाई, दौलत कमाई, उनसे भी दरखास्त की, लेकिन सबने इनकार किया। अब आखिरी उम्मीद आप हैं, बताइए मौलवी साहब,
क्या आप मजलिस की और इस मजलूम मुसलमानों की क़यादत के कांटों भरे ताज को कबूल करने तैयार है? अल्लाह फख्र मिल्लत मोहम्मद अब्दुल वाहिद ओवैसी की खबर को नूर से भर दे कि एक सेकंड का वक्त नहीं लिया और कहा, हां मैं मजलिस और ये मजलूम मुसलमानों की क़यादत के कांटों भरा ताज कबूल करता हूं। उस वक्त लोगों ने हैरत का इजहार किया कि फख्र मिल्लत ने 1 मिनट का भी वक्त नहीं लिया। मैं ये भी बताना चाहता हूं आपको, आज हम इस एक दारुस्सलाम में खड़े हैं, इस एक दारुस्सलाम को जानते हैं, लेकिन उस वक्त सारे दक्कन में उस वक्त के रियासत हैदराबाद के जिले के हर हेडक्वार्टर में दारुस्सलाम था, हर हेडक्वार्टर में दारुस्सलाम था। अब मैं मजीद तफसीलात में जाना नहीं चाहता, लेकिन यह जरूर बोलूंगा कि उस वक्त के लोगों ने, सालार ने मुझसे कहा, मियां उस वक्त जब तुम्हारे दादा ने मजलिस की सदारत ली थी तो उस वक्त आकर कागजात है कहा कि मुख्तलिफ अजला के हेडक्वार्टर्स में दारुस्सलाम है, उनके कागजात हैं। तो मरहूम सदर फख्र मिल्लत अलैहिर्रहमान ने कहा कि कागजात देने से पहले कागजात की फेहरिस्त बनाइए, उस पे गवाहों की दस्तखत करिए और फिर मेरे हवाले करने के बाद मेरी दस्तखत लीजिए कि ये जायदादों के कागजात अब्दुल वाहिद ओवैसी को हवाले किए गए मौजूदा गवाहों के दरमियान। तय हुआ, लेकिन एक भी कागज ना आया ना मिला, ना ये दारुस्सलाम का कोई कागज मिला। मजलिस का हिया 2 मार्च को हुआ और जो लोग मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन पर इल्जाम लगाते हैं कि मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन फिरका परस्त जमात है, मैं आज उन लोगों के दरमियान, उन लोगों को अपने लोगों के दरमियान में खड़े होकर वो बताना चाहता हूं कि मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन फिरका परस्त जमात नहीं है। 2 मार्च को सबसे पहली करारदाद, 2 मार्च आज से 64 बरस पहले सबसे पहली करारदाद जो मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन के इजलास में अहिया के वक्त मंजूर की गई थी, वो आज मैं यहां खड़े होकर पढ़ता हूं। पिसलवंडे के जलसे आम में मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन ने जो करारदाद पड़ी थी, वो करारदाद ये है, ये जलसे आम मजलिस के दस्तूर को बैक आवाज मंजूर करता है और मजलिस को गैर फिरका वाराना एहसास पर बाशिंदगान हिंद की मौसर सियासी तंजीम करार देता है और मजलिस को गोशे गोशे में फैला देने का सदर मजलिस को इख्तियार देता है। और इस करारदाद में हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद पर जोर देते हुए कहा गया कि मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन के इस जलसे आम की ये खतई राय है। सुनो सुनने वालों,
मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इस जलसे आम की यह क़तई राय है कि हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद और बैन तबका जाती इश्तराक ही से मुल्क की तामीर व तरक्की के मनाजिल तय कर सकता है। कौमी इत्तेहाद को मजबूत से मजबूत तर बनाने, कौमी इत्तेहाद को मजबूत से मजबूत तर बनाने, हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद को परवान चढ़ाने और बैन तबकाती जाती इश्तराक को आम करने के लिए मुसलमाना ने आंध्र प्रदेश व हिंद, मुसलमाना ने आंध्र प्रदेश व हिंद अपनी पूरी तवानाई सर्व करने का यकीन दिलाते हैं। ये इजलास फिरका वाराना, सुनो, ये इजलास फिरका वाराना सियासत की मजम्मत करता है और मुश्तरक सियासत पर अपने ईखान का इजहार करता है। यह है मजलिस की तारीख, यह है हकीकी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। लेकिन इल्जाम लगाने वाले इल्जाम लगाते मजलिस पर, हमको परवाह नहीं है। इल्जाम लगाने वाले तुम लगाओ इल्जाम, हमको परवाह नहीं है। हम अपनी जिद्दत अपने काम को जारी रखेंगे। अरे आज 64 बरस की तारीख में नशे व फराज है, उरूज व ज़वाल है, मुसीबतें हैं, कुर्बानियां हैं, जेल है तो गोलियां भी हैं, जानों की बाजियां भी हैं। लेकिन हमने इजहार हक से कभी मुंह नहीं मोड़ा। फख्र मिल्लत अल रहमा को जेल में डाला गया, जेल में थे और 11.5 महीने जेल की सोहबतों को बर्दाश्त किया। लेकिन जैसा अहमद पाशा खादरी साहब ने कहा, क्या मुतालिबा था? एक तो नाम ये नहीं रखना, दूसरा सियासत में हिस्सा नहीं लेना। लेकिन फख्र मिल्लत अल रहमा ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नाम को भी बरकरार रखा, सियासत में हिस्सेदारी का भी आगाज, जिद्दोजहद का आगाज किया। और जिस वक्त मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपने सियासी सफर का आगाज किया था तो मौलाना अब्दुल वाहिद ओवैसी ने उस वक्त क्या कहा? अहिया के वक्त मैंने ये जो करारदाद पढ़ी, ये करारदाद की मंजूरी हासिल की, तो उसके बाद क्या कहा अब्दुल वाहिद ओवैसी ने? उन्होंने उस वक्त के मुसलमानों से अपील की थी कि मुसलमानों, हिफाजत दीन, सुनो, उन्होंने मुसलमानों से अपील की थी कि मुसलमानों, हिफाजत दीन, खिदमत इंसानियत और वतन की दिफा के लिए मुत्तहिद हो जाओ। हिफाजत दीन, खिदमत इंसानियत और वतन की दिफा के लिए मुत्तहिद हो जाओ। यह बात थी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की। उन्होंने यह भी कहा था, फख्र मिल्लत अल रहमान ने यह भी कहा था कि हम मुंतशिर होकर अपने अपनाए वतन पर बोझ बनना नहीं चाहते। हम मुंतशिर होकर अपने अपनाए वतन पर बोझ बनना नहीं चाहते। हम 11 करोड़ मुसलमान, सुनो सुनो नौजवानों इस जुमले को। क्या जुमला फख्र मिल्लत ने अदा किया? हम 11 करोड़ मुसलमान फकीरों की फौज या जराइम पेशा की टोलियों में तब्दील होना नहीं चाहते। हम अपनी कमजोरी को मुल्क की कमजोरी तस्वुर करते हैं। हम खुशहाली चाहते हैं ताकि
मुल्क खुशहाल रहे, ताकि मुल्क खुशहाल रहे। 11 करोड़ मुसलमान फकीरों की फौज या जराइम पेशा की टोलियों में तब्दील होना नहीं चाहते। क्या जुमला है, गौर करो कि कैसे कैसे अल्फाज, कैसे जुमले होते थे फक्र मिल्लत के। जराइम पेशा टोलियों में तब्दील होना नहीं चाहते, हम फकीरों की टोलियों में तब्दील होना नहीं चाहते। और आज मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन क्या काम कर रही है, कैसे काम कर रही है, ये दुनिया के सामने है। जिस वक्त फख्र मिल्लत को गिरफ्तार किया गया, घर की लाइट, घर का पानी, बैंक के खाते सब कुछ जब्त कर लिए गए थे, कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। ऐसे हालात में मजलिस आगे बढ़ रही थी। जिस वक्त मजलिस के सियासी सफर का आगाज हुआ तो जेल से रिहाई के बाद 3 साल में फख्र मिल्लत अलैहिर्रहमान ने 3 और सालार मिल्लत ने, फख्र मिल्लत अलैहिर्रहमान और सालार मिल्लत ने मिलकर 3 साल में 338 जलसे किए। कितने? 338 जलसे। और जब जलसे करते तो कोई लाइट देने वाला नहीं होता, कोई पानी देने वाला नहीं होता, कोई स्टेज पर बैठने वाला भी नहीं होता, कोई माइक भी देने वाला नहीं होता। लोग अपने घरों के दरवाजों और खिड़कियों में से झांक कर देखते, जलसों में आकर बैठते भी नहीं थे। ऐसा वक्त, ऐसा दौर था। बाप तकरीर कर रहा है तो बेटा सुन रहा है, बेटा तकरीर कर रहा है तो बाप सुन रहा है। 1 या 2 लोग हैं या 3 लोग हैं बमुश्किल, लेकिन जोश जज्बे में कमी नहीं आई। और वो 3 साल की जिद्दोजहद व कोशिश का नतीजा कि जैसा अभी पाशा क़ादरी साहब ने कहा कि 1960 के बल्दी इलेक्शन में मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन को कामयाबी मिली, मजलिस कामयाब हुई, आगे बढ़ती गई और पीछे मुड़कर नहीं देखा कभी मजलिस ने, बस आगे ही बढ़ते गई। और आपको यह भी बताऊं कि जिस वक्त मजलिस के सियासी सफर का आगाज हुआ था, उस वक्त मजलिस के पास बहुत सालार के सालार कहते थे कि टुट्टा कलम और एक कागज का टुकड़ा भी नहीं था हमारे पास। आपको सुनकर हैरत होगी कि पहली कॉन्फ्रेंस हुई थी और उस पहली कॉन्फ्रेंस में उस वक्त के मोतमद उमूमी ख्वाजा निजामुद्दीन साहब ने सालाना कॉन्फ्रेंस में अपने सालाना रिपोर्ट पेश की थी और कहा था कि जमात को 1 साल में, सुनो, जमात को 1 साल में 7,015 रुपये की आमदनी हुई, 7,015 रुपये की आमदनी हुई और 7,125 रुपये रकम खर्च किए गए। 7,125 रुपये खर्च किए गए, जबकि जमात को 1,152 रुपये का खर्च है। जमात को 1,152 रुपये का खर्च है। गौर करो, अरे लोग आज इस क़यादत को बदनाम करते, बेईमान कहते। अरे दियानतदारी का और क्या सबूत दूं? क्या उस वक्त टूटा कलम, एक कागज का टुकड़ा तक नहीं मिला था।
1152 करोड़ का खर्च था और आज फख्र मिल्लत, सालार मिल्लत और नकीब मिल्लत की मेहनत, कोशिश और कुर्बानियों का नतीजा है कि हजारों करोड़ के असासे आज मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन के। क्या मामूली बात है? अगर बेईमान होते तो दारुस्सलाम हासिल ना करते, अगर बेईमान होते तो ये तालीमी इदारों का जाल ना बिछाते, अगर बेईमान होते तो कौम मिल्लत के नाम ये असासे नहीं देते। ना फख्र मिल्लत, ना सालार मिल्लत, ना नकीब मिल्लत, ना अकबरुद्दीन ओवैसी, ना अहमद पाशा खादरी या कोई भी मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन का कोई मालिक नहीं है। मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन के असासों के मालिक नहीं है। मालिक अगर कोई है तो वह सरजमीन दखन का गयूर मुसलमान है और इन मालिक के मिल्कियत की हिफाजत करने वाले मुहाफिजों का नाम अब्दुल वाहिद ओवैसी था, सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी है तो असदुद्दीन ओवैसी है या अकबरुद्दीन ओवैसी है या अहमद पाशा खादरी। हम मुहाफिजीन हैं, हम तो चौकीदारी कर रहे हैं, हिफाजत कर रहे हैं आपके असासों की। जब तक रहेंगे तब तक दियानतदारी से काम करेंगे, पूरे अखलास के साथ काम करेंगे। आज मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन की जानिब से 10th में के बच्चों की इम्तिहान की पूरी फीस दी जाती है। मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन की जानिब से पूरे क्वेश्चन पेपर्स दिए जाते हैं। मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन की जानिब से सरकारी मदारस, उर्दू सरकारी मदारस के तुलबा और तालिबात में बस्ता व लॉन्ग बुक और कलम बॉक्स दिया जाता है। मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन की जानिब से हर वक्त जब कभी भी फिसादात हुए तो उन फिसादात में अपनी मोटरसाइकिल पर फिसादात में तन्हा घूमने वाले का नाम सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी था। चाहे वो सब्जी मंडी का फिसाद हो, चाहे वो निमोली अड्डे का फिसाद हो, चाहे वो अंबरपेट का फिसाद हो, चाहे वो निजामाबाद का फिसाद हो, चाहे वो कोई भी फिसाद हो, तन्हा निकल जाता था उस मर्द मुजाहिद का नाम सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी था। फिसादात में, कर्फ्यू में लोग परेशान, घर घर दस्तक देकर अनाज पहुंचाती थी उन फिसादात के दौर में। नौजवानों, तुम नहीं जानते, उस वक्त भी मजलिस काम करती थी। मजलिस की जानिब से कर्फ्यू रहता था, एक एक महीने का कर्फ्यू, 20-20 दिन का कर्फ्यू। लोग अनाज के लिए परेशान, दवाओं के लिए परेशान, दूध के लिए परेशान। तो इस दारुस्सलाम के मरकज से दूध पहुंचाया जाता था, अनाज पहुंचाया जाता था, दवाएं पहुंचाई जाती थी। मजलिस क्या करी पूछते हैं लोग। हमने काम किया, सालार की जिंदगी में दवाएं पहुंचाई गई थी, हिंदुस्तान के बाहर भी। सालार की जिंदगी में, गुजरात के फिसादात में डॉक्टरों की टीम को ओवैसी हॉस्पिटल से बैरिस्टर ओवैसी की क़यादत में पहुंचाया गया था गुजरात, और वहां के मासूम लोगों की मदद की गई। कई सर्जरीज हुए, कई गोलियां निकाले गए, कई टाके हुए, कई दिन तक। मुंबई के फिसाद के मुतासिरीन को सालार की जिंदगी में 21 लाख रुपया दिया गया। गुजरात के फिसादात में 26 लाख रुपये सालार की जिंदगी में दिए गए।
बाबरी मस्जिद के मुकदमे के लिए मजलिस के अराकीन और मजलिस की जानिब से 50 लाख से जायद की इमदाद दी गई। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से एक मरतबा नहीं, 2 मरतबा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का इजलास मुनक्किद किया गया। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन काम करती है, सिर्फ जज्बाती तकारीर या नारे नहीं लगाती। मजलिस ने काम किया। मजलिस पे तनकीद करने वालों, मेरा तुमसे सवाल है कि तुमने क्या किया? क्या किया बताओ? चलो हम तो गिरते पड़ते, रक्षे वाले, झटके वाले, बंडी वाले, पंक्चर जोड़ने वालों की जमात बोलते थे मजलिस को, देखो ये रक्षे वाले, ये बंडी वाले आज दवाखाने चलाते हैं, मेडिकल कॉलेज चलाते हैं। ये काम है मजलिस का। अरे आज मजलिस का काम कारनामा क्या है पूछते हैं। अरे मैंने अपनी आंखों से देखा है, पहले मजलिस के दारुस्सलाम में दाखिल होने का रास्ता ये नहीं था, यहां से था, उस सीढ़ियों के पास, और सिर्फ एक गाड़ी रहती थी सालार की जीप। अरे अल्हम्दुलिल्लाह आज इधर से इधर तक देखता हूं तो 4 पहियों की कितनी गाड़ियां नजर आ रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कि साइकिलों को हटाते थे और हटाने के बाद सालार की गाड़ी निकलती थी। 2 या 3 लोग, हमारे बलाला साहब एमएलए हैं, उस वक्त भी बलाला साहब थे, बलाला साहब थे उस वक्त, अब्दुल्ला बलाला साहब। उनके पास क्या थी मालूम आपको? लूना टाइप मोपेड थी, गेयर वेयर नहीं रहते थे। तो असद साहब और मैं इतवार को इतवार आते थे, क्या तो बलाला साहब की वो मोपेड चलाना, वो एक ही थी। अरे बाकी पूरे साइकिल रक्शे। अरे आज ठंडा पानी का फ्रिज है दारुस्सलाम में, उस वक्त वहां से जाते, जाली थी, घड़े रहते थे, घड़ों में से ठंडा पानी पीते थे, और जो घड़े का पानी पिया तो फिर वो तो बहुत ही आगे निकल गए। अभी भी पाशा से कहूंगा कि पाशा एक घड़ा रखो, नौजवानों को उसका पानी पियो। ये था वक्त। और फिर मजलिस आगे बढ़ती गई। 1984 नागेंद्र भास्कर राव, एनटी रामाराव का वक्त। अगर चाहते तो पैसे ले सकते, मजलिस के एमएलए थे, पैसे दे दो हम तायद करेंगे, लेकिन हमने पैसा नहीं लिया। हमने उस वक्त ये इंजीनियरिंग कॉलेज लिया और दक्कन मेडिकल कॉलेज लिया, और आज सारी दुनिया में हजारों डॉक्टर्स दक्कन मेडिकल कॉलेज से कामयाब होकर बरसरे रोजगार है। अमेरिका हो, लंदन हो, जर्मनी हो, सऊदी अरब हो, हमारे मेडिकल ग्रेजुएट्स, इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स हैं। आज कैसा दवा है मैं बताना ये चाहता हूं। ख्वाब, इरादा फख्र मिल्लत ने देखा था, ख्वाब फख्र मिल्लत ने देखा था, इरादा फख्र मिल्लत ने किया था, और अपने खुतबात में कहा कि मेरी नजरें देख रही हैं कि हमारी आवाज ऐवाने संबली में गूंजेगी, मेरे नजरें देख रही हैं कि हमारी आवाज हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में गूंजेगी, मेरी नजरें देख रही हैं
कि हमारा खुद का मेडिकल कॉलेज होगा। मेरी नजरें देख रही हैं हमारा इंजीनियरिंग कॉलेज होगा। मेरी नजरें देख रही हैं कि हमारे दवाखाने होंगे। मेरी नजरें देख रही हैं कि हैदराबाद की बल्दिया पर हमारा कब्जा होगा। मेरी नजरें देख रही हैं कि दारुस्सलाम मुसलमानों का इत्तेहाद का मरकज नहीं बल्कि तालीम का मरकज बनेगा। फख्र मिल्लत ने ये कहा और ये ख्वाब देखा और एक बीज बोया तो सालार ने उन ख्वाबों को हकीकत में तब्दील किया। मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज बनाए, दवाखाने बनाए। आज सालार मिल्लत की जिंदगी में ओवैसी हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज का मुकम्मल रकबा 7.5 लाख स्क्वायर फीट था। कितना? सालार की जिंदगी में 7.5 लाख। आज दक्कन मेडिकल कॉलेज का मुकम्मल रकबा, मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग, ओवैसी हॉस्पिटल की इमारत, उसके पीछे फख्र मिल्लत हॉस्टल की इमारत, उसके पीछे एक और इमारत नकीब मिल्लत कैंसर रिसर्च सेंटर की इमारत और उसके सामने सालारे मिल्लत बॉयज हॉस्टल की इमारत और फिर सालारे मिल्लत ऑडिटोरियम और उसके बाद प्रिंसेस असरा हॉस्पिटल की इमारत। इन सारी इमारतों का रकबा अगर ले लेते हैं तो 16.5 लाख का रकबा, स्क्वायर फीट का रकबा आज तामीर हुआ। सालार की जिंदगी में ओवैसी हॉस्पिटल 7.5 लाख स्क्वायर फीट, नकीब मिल्लत की सदारत में 16 लाख स्क्वायर फीट से जायद। हां, मैं मानता हूं हरगिज़ क़तई इस बात को नहीं बोलूंगा कि हम मुकम्मल कामयाब हो गए। दवाखाना अच्छे से चल रहा है, दवाखाने में काम हो रहा है अच्छे से, हरगिज़ क़तई नहीं करूंगा। हां, फख्र मिल्लत ने ख्वाब देखा था, सालार ने बनाया है, अब हम चलाने की कोशिश कर रहे हैं। हम नहीं चलाएंगे तो हमारी बात की नस्ल जरूर इसको चला लेगी। कौमों का काम चंद बरसों में या चंद साल में नहीं होता। कौमों का काम नस्ल दर नस्ल की कुर्बानी व मेहनत के बाद कामयाब होता है। इस बात को समझना होगा। आसान नहीं है दवाखाने चलाना। करीब 300 डॉक्टर्स हैं तो 2000 से जायद का गैर तदरीसी अमला है। या इंजीनियरिंग कॉलेज, एमबीए कॉलेज, फार्मेसी कॉलेज, या आर्किटेक्चर कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, फिजियोथेरेपी कॉलेज, ये सब कॉलेजों में करीब 4,500 लोगों को रोजी रोटी मिल रही है। अरे ये काम तो हमने किया है ना। ठीक है कमियां हैं, ठीक है खामियां हैं, ठीक है बहुत कुछ करना है, लेकिन काम हो तो रहा है। फख्र मिल्लत ने ख्वाब देखा, सालार ने बनाया है, अब हम चलाने की कोशिश कर रहे हैं उसके चलाने के साथ और इसमें तौसी कर रहे हैं। क्या आज से 5 साल या 10 साल पहले के असरा दवाखाना आज जैसा है ऐसा था? ग्राउंड प्लस 1 आज कितनी बड़ी इमारत है, 100 करोड़ लग गए। आसान नहीं है चलाना, मैं जानता हूं, मेरा दिल जानता है। सियासत करना, एमएलए शिप की जिम्मेदारी निभाना आसान है,
लेकिन ये इदारे चलाना कांटों का ताप है, बहुत मुश्किल है। हम चला रहे, हम जानते हैं कैसा चला रहे हैं। सिर्फ असरा ओवैसी दक्कन मेडिकल कॉलेज की तनख्वाहें करोड़ रुपये में है। महाना 200 करोड़ का बजट है, खर्चा है। मगर अल्हम्दुलिल्लाह तनख्वाह कभी देर से नहीं मिलती, वक्त पे मिल जाती। अरे ये आसान नहीं है। कोविड के वक्त में हमने काम किया, क्या काम नहीं किया कोविड के वक्त? क्या मजलिस की जानिब से ऑक्सीजन के सिलेंडर्स नहीं दिए गए? क्या ऑनलाइन डॉक्टर्स का कंसल्टेशन नहीं हुआ? क्या मजलिस की जानिब से दवाइयां नहीं दी गई? कोविड के वक्त मजलिस के अराकीन असेंबली की जानिब से क्या अनाज तकसीम नहीं किया गया? घर घर जाकर किया गया। सालारे मिल्लत के नाम से कायम करदा मेरी जानिब से जो ट्रस्ट है, सालारे मिल्लत एजुकेशनल ट्रस्ट, हमने उस ट्रस्ट की जानिब से हैदराबाद के कोने कोने तक अनाज तकसीम कर किया। कहीं से भी आवाज आने दो। हमने ये नहीं देखा कि भूखा कौन है, उसका मजहब क्या है, क्या वो खुदा को मानने वाला है, क्या वो अल्लाह को मानने वाला है, या वो भगवान को मानने वाला है। हमने ये नहीं देखा। हमने इंसानियत की खिदमत की, जो फख्र मिल्लत अलैहिर्रहमान ने अहियाए मजलिस के वक्त कहा था, खिदमत इंसानियत। हमने इंसानों की खिदमत की, भूख को मिटाने की कोशिश की। कितना राशन के किट्स दिए, और फिर कोविड के वक्त स्कूल बंद थे तो टीचरों की मदद की। टीचर्स को हमने इमदाद दी, हुफ्फाज को हमने इमदाद दी, अइम्माओं को हमने इमदाद दी। टैक्सियां खराब हो गई तो बना कर दिया, ऑटो खराब हो गए तूफान में तो बना कर दिया। बैठा है यहां पे मजलिस का कारकुन, घर घर जाकर रेफ्रिजरेटर और वॉशिंग मशीन बनाकर अपनी टीम के साथ 100 घरों की मशीन को बनाया। यह काम किया हमने। माइग्रेंट वर्कर्स को हमने मदद की, और फिर दीनी मदारिस को अनाज भी हमने भेजा, खानखाओं में भेजा। सेकेंड कोविड में 40,000 फैमिली भाई रोजाना बन रहा है। चंद्रायन गुट्टे के अराकीन बल्दिया और समद बिन अब्बास, सलीम बेग, शाह साहब वहाब, हमारे कॉर्पोरेटर्स मिलकर वहां पे बैठकर रोजाना 4,000 लोगों का खाना बनाते थे, और फिर वो खाने के पैकेटों को तकसीम भी करते थे। अरे ये काम क्या किसी ने किया? कैसा काम? अरे मजलिस ने यह काम किया। फ्लड्स में 32 मेडिकल कैंप ओवैसी हॉस्पिटल के जानिब से किए गए। 1 करोड़ 30 लाख रुपए की अद्वियात को हमने तकसीम किया। कितने? 1 करोड़ 30 लाख। कोविड फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव और उसके बाद फ्लड्स, अगर ये सब मिला लें तो 12 करोड़ से जायद पैसा सालारे मिल्लत एजुकेशन ट्रस्ट की जानिब से अकबरुद्दीन ओवैसी ने खर्च किया। तो अकबरुद्दीन ओवैसी की क्या हैसियत, क्या बिसात? अरे मैं जो कुछ भी हूं जमात के का तुफैल है, मेरे वालिदैन की दुआ है, मेरे कारकुनों की दुआएं हैं, मेहनतें हैं, इस वजह से इस काबिल बना के कुछ कर सकूं। आप नहीं, आपकी दुआएं नहीं, आपकी वाबस्तगी नहीं, आपका एतमाद नहीं, आपका भरोसा नहीं, आपका जोश नहीं, आपका वलवला नहीं, तो मजलिस भी कुछ नहीं, अकबरुद्दीन ओवैसी भी कुछ नहीं।
अकबरुद्दीन ओवैसी के अल्फाज, अकबरुद्दीन ओवैसी का जोश, अकबरुद्दीन ओवैसी का जज्बा, अकबरुद्दीन ओवैसी की खिदमत तर्जुमानी करता है इस अवाम की, जिस अवाम का एतमाद और भरोसा मजलिस और अकबरुद्दीन ओवैसी के साथ है। यह आपका काम। सालार मिल्लत एजुकेशनल ट्रस्ट के नाम पर आज एक स्कूल बना था पहले, कहां पर? नशेमन नगर। नशेमन नगर एक स्कूल का वादा था। नशेमन नगर में स्कूल, रियासत नगर में स्कूल, अंबरपेट में स्कूल, हाफिज बाबा नगर में स्कूल, नरसी फूलबाग में स्कूल, फिर उसके बाद उमर कॉलोनी में नया स्कूल बन रहा है, फिर सलाला में स्कूल बन रहा है, और केजी टू पीजी फातिमा ओवैसी कैंपस, फख्र मिल्लत अलैहिर्रहमा की अहलिया का नाम फातिमा था, जिन्होंने मजलिस के लिए अपने शोहर का साथ दिया। इस जमात के लिए हमारी खवातीन ने भी अपना ताउन दिया। शोहर जेल में है, घर का पानी कटा हुआ है, लाइट कटी हुई है, दाने दाने को औलाद मोहताज है, लेकिन उस बहादुर औरत ने अपने शोहर का साथ दिया और मजलिस को कायम होने में ताउन दिया, मदद की। इसलिए आज बल्लागुड़े में फातिमा ओवैसी केजी टू पीजी का आलीशान कैंपस है। अरे देखो, कभी वक्त निकालो और जाकर देखो ओवैसी हॉस्पिटल का कैंपस आज कैसा हो गया। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स का कैंपस है। हम बयान कर रहे हैं हमारी अजमत को, हम बयान कर रहे हैं दुनिया के सामने कि हम उन्हीं के जानशीन हैं जिन्होंने ताज बनाया था कभी, हम उन्हीं के वारिस हैं जिन्होंने लाल किला बनाया था, हम उन्हीं के वारिस हैं जिन्होंने चार मीनार और कुतुब मीनार बनाया था। आज ऐसी आलीशान इमारत है, जाकर देखो फातिमा ओवैसी केजी टू पीजी कैंपस। मेरी बेटी का नाम भी फातिमा